तो ये जो पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा तो हम यहाँ ये कहाँ पे स्पेंड करेंगे, ये जो हमारा स्पेंडिंग होगा, अभी तक हम जो कमा रहे हैं, सपोज मेरी सैलरी 5 लाख है, 10 लाख है, 2 लाख है, मेरी इनकम है बिजनेस से 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख है। तो मैं जो भी चीज कमा रहा हूँ उससे मेरा रोटी कपड़ा मकान, मोबाइल का बिल, टीवी का बिल, टीवी मैंने ले लिया, डिश कनेक्शन ले लिया, वो सब तो हो रहा है। लेकिन अभी मेरे पास और एडिशनल इनकम आएगी, ये जब जीडीपी यहाँ से यहाँ तक जब ग्रो होगी अगले 2, 5, 10 साल में, जब ये जीडीपी का ग्रोथ होगा तो मेरी इनकम जो है, सपोज अभी मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, 7 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ, तो वो भी, उसमें भी मुझे ग्रोथ मिलेगा, वो भी ग्रो होगी, बराबर, मेरी इनकम भी बढ़ेगी। अगर मेरी इनकम अभी यहाँ से बढ़ेगी, ये लेवल से अगर मेरी इनकम बढ़ती है, तो उसका क्या मतलब होगा कि मेरा जो रोटी कपड़ा मकान है वो तो मैंने कर लिया, वो तो हो रहा है अभी की इनकम से। अभी जो मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी वो कहाँ पे स्पेंड होगी? मैं शायद वेकेशन करने जाऊंगा, साल में एक बार जाता था तो अभी साल में 2 बार वेकेशन करने जाऊंगा। मेरे पास कार नहीं है तो मैं कार लेने की सोचूंगा, अगर कार है तो उसको अपग्रेड करने के लिए सोचूंगा, बराबर। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। इसके बारे में हमने हमारे पिछले वेबिनार में भी डिटेल में चर्चा की थी। तो ये सब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, आज अगर हम देख रहे हैं कि जो यंग यंग जो यंगस्टर्स है, वो लोग बाइक परचेस कर रहे हैं, वो कोई मामूली बाइक नहीं लेते, वो 1 लाख से स्टार्ट होती है वैसी बाइक ढूंढते हैं कि भाई मुझे एटलीस्ट ऐसी बाइक चाहिए जो दिखने में एक अच्छी बाइक हो और उसकी कीमत उसके 1 लाख होगी तो भी चलेगी, बराबर। तो ये सब चीज हमको क्या दिखाती है कि आगे जाके जब जब हमारा इनकम लेवल बढ़ेगा, तो उस टाइम पे हमारा जो स्पेंडिंग है वो रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़कर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जाएगा, और इससे ये जो जीडीपी का ग्रोथ है वो और बढ़ेगा। ये जो स्टीप कर्व इधर हमको दिख रहा है कि इतना फास्ट ग्रो हो रही है इकोनॉमी, उसका रीजन यही है क्योंकि ये सब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जाने वाली है। हमारी जो इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम पिछले 3 से 4 साल में स्टेगनेंट है, अबाउट 2000 US डॉलर्स की हमारी, 2000 से 2500 के आसपास एक साल में हमारी इनकम है, पर कैपिटा है हर एक बंदे की इंडिया में। तो ये जब इनकम बढ़ेगी, यहाँ से सपोज ये डबल हो रही है, 2000 से 4000 या 2500 से अगर 5000 तक जाती है, इन दैट केस क्या होगा कि हमारा जो स्पेंडिंग है, जो स्पेंडिंग की पैटर्न है वो चेंज हो जाएगी। ये चेंज होगी, उससे क्या होगा, जो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आएगा स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। मतलब कि ये जीडीपी का जैसे ग्रोथ होगा, बिजनेस जो इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेसेस है, जो सर्विस इंडस्ट्रीज है, उसका जैसे जैसे ग्रोथ होगा ये जीडीपी के साथ साथ, सेम वैसे स्टॉक मार्केट का भी ग्रोथ होगा। क्योंकि जो लिस्टेड बिजनेसेस है, जो स्टॉक्स है, उसका जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है, जो प्रॉफिट्स है, वो बढ़ेगी। वो जब बढ़ती है, जब उसका प्रॉफिट्स बढ़ेगा, तो जो स्टॉक की वैल्यू है, जो हमारा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ेगी। वो जब बढ़ेगी तो हमें बेनिफिट होगा हमारे इन्वेस्टमेंट से, हमारा हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा हमारा इन्वेस्टमेंट पे, बराबर। तो ये सब चीज जो होने वाली है, ये अगले 5 से 10 साल में होने ही वाली है। आप और मैं इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, हम चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन ये होने ही वाला है। और ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ दिया है वो वर्ल्ड बैंक का ग्राफ है, और ये वर्ल्ड बैंक के जो पास जो डेटा है उसके बेस पे ये प्रोजेक्टेड ग्राफ है। तो ये जो फ्लाइट अभी यहाँ से टेक ऑफ हो चुकी है, 2019-20 में ये यहाँ से टेक ऑफ हो चुकी है। तो क्या आप रेडी हो ये फ्लाइट में बैठने के लिए? मैं तो रेडी हूँ। अगर आप रेडी हो तो चैट बॉक्स में यस टाइप करके भेजिए मुझे कि यू आर रेडी टू राइड इन दिस फ्लाइट, बराबर। कम ऑन फ्रेंड्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा, अभी ये जो हमें आगे बढ़ाना है, अभी ये मेरा प्रेजेंटेशन है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, बराबर। कि आज का एजेंडा क्या है? तो आज का एजेंडा फ्रेंड्स ये है कि हम पहले समझेंगे कि वाई इक्विटीज। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ हो ही रहा है तो हमको इक्विटी मार्केट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इक्विटी क्या है और क्यों हमें उस पर इन्वेस्ट करना है? देन पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बराबर। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमको क्या सिखाता है, क्या दिखाता है, उससे हमको क्या लर्निंग मिलती है, बराबर। तो वो हम देखेंगे। फिर टाइमिंग द मार्केट्स। हम कभी कभी, मेरे पास भी 200 से प्लस इन्वेस्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे ये बिजनेस, मेरे ये जर्नी में।
तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि अभी मार्केट बहुत ऊपर है तो मैं क्या करूं, मैं अभी यहाँ से पैसे निकाल देता हूँ, बाद में जब मार्केट डाउन होगी तो मैं वापस पैसे डाल देता हूँ। तो ये टाइमिंग द मार्केट इसको बोलते हैं कि मार्केट का उतार चढ़ाव जो है उसके मुताबिक मैं मेरा इन्वेस्टमेंट में चेंज करूँ या क्या करूँ, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देन हम इन्फ्लेशन के एक दो एग्जांपल लेके उसको समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है और उसको कैसे हम बीट कर सकते हैं। देन मैं थोड़े बहुत आपको इन्वेस्टमेंट के हैक्स दिखाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट मुझे मुझे काफी बार ऐसा पूछा जाता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन अभी नहीं करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। और दूसरा मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा कि होम लोन अगर आपकी चल रही है या तो आप सोच रहे हैं कि मुझे होम लोन लेनी है, तो उसको मैं फ्री कैसे बनाऊं। आपकी जो होम लोन है उसमें जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको हम फ्री बना कर सकते हैं, आपका जो ईएमआई है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो ये चीज हम देखेंगे कि कैसे हम उसको देख सकते हैं। बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट मैंने लाइन अप किए है, चार्ट और टेबल सब मैंने डेटा निकाले हैं। उसके बेस पे हम देखेंगे कि निफ्टी 50 है और जो बैंक निफ्टी है, जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया का, उसमें आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन टुडे। तो सबसे पहला मैंने आपको जैसे बताया कि इक्विटी क्या है। तो इक्विटी क्या है फ्रेंड्स कि इट्स ए लॉन्ग टर्म एसेट फॉर वेल्थ क्रिएशन, बराबर। अगर मुझे पैसा बनाना है, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए अलग अलग एसेट्स है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इक्विटीज हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, बराबर। तो ये सब चीज में मुझे इन्वेस्ट करके मैं मेरी वेल्थ बना सकता हूँ। लेकिन इक्विटी है वो वन ऑफ द एसेट क्लास है, ऐसा एक एसेट क्लास है जिसमें मैं इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करके मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। तो इक्विटी मार्केट्स और दूसरे एसेट क्लास पे मेन डिफरेंस जो है वो ऐसा है कि इक्विटी मार्केट से वो एक ही लाइन में नहीं चलती है। इक्विटी मार्केट है वो हमेशा जिगजैग मूवमेंट करती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे मूवमेंट करती है, बराबर। तो ये जो चीज है, इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे करती है। वो क्यों करती है? बिकॉज ऑफ वेरियस न्यूज एंड इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स हो गए, अलग अलग न्यूज हो गए। तो उसके बेस पे इक्विटी मार्केट्स अप डाउन करती है। और ये जो इसको बोलते हैं वोलाटिलिटी, जो अप डाउन होता है ग्राफ, उसको बोलते हैं वोलाटिलिटी। और ये वोलाटिलिटी से ही हमारा पैसा बनता है। इक्विटी मार्केट जो हमको रिटर्न बना के देता है वो इसीलिए देता है क्योंकि वो अप डाउन हो रहा है। तो ये जो चीज है ये एक ही लाइन में नहीं होती है, लेकिन वो जो अंडरलाइन इकोनॉमी है उसके बैकएंड में जो बिजनेसेस है, जो इकोनॉमी है, वो जिस हिसाब से ग्रोथ होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये जीडीपी है वो ऐसे ग्रो हो रही है। तो ये जैसे जैसे ग्रो होगी वैसे हमारा इक्विटी मार्केट का जो वैल्यूएशन है, जो इक्विटी मार्केट का जो वॉल्यूम है, वो भी ऐसे ग्रोथ करेगा, बराबर। यहाँ पे ये मैंने आपके लिए एक ग्राफ रखा है कि जैसे आप समझ लो कि ये 1999 से लेके 2022, मतलब कि पिछले 23 साल का ग्राफ है। 23-24 साल का ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाला है वो निफ्टी 50 करके जो इंडेक्स है उसका ग्राफ है, बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई कोई साल है जहाँ पे मार्केट ने ग्रीन में, ये पिछले पिछले 23 साल में से 8 साल ऐसे है जहाँ पे मार्केट डाउन गया है एक साल के अंदर। मतलब कि आज मैंने इन्वेस्ट किया और अगले साल मेरा इन्वेस्टमेंट डाउन है और कभी कभी ऊपर है। तो 23 में से 8 बार वो डाउन है मेरा इन्वेस्टमेंट और 23 में से 15 बार मेरा इन्वेस्टमेंट ऊपर है। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि शॉर्ट टर्म में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरा ऐसा हो सकता है कि मेरा जो रिटर्न है वो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, बराबर। फ्रेंड्स आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो हम वो लास्ट में अटेंड करेंगे। आप चैट बॉक्स में भी टाइप करके रख सकते हैं और नहीं तो आप हैंड रेस करके रखिए, हम लास्ट में आपको अटेंड करेंगे। थैंक यू। तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर नीचे जा रहा है, बराबर। तो ये एक साल की वोलाटिलिटी है कि एक साल में मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, हर साल वो ऐसा रहेगा। ये शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी है। मुझे यहाँ पे जो मैं पैसा डाल रहा हूँ वो मेरा लॉन्ग टर्म का पैसा है, मतलब कि मुझे 10-15-20 साल तक मुझे इसको छूना नहीं है, मुझे इसको टच नहीं करना है। अगर मैं बस 10-15-20 साल तक इसको टच नहीं करता हूँ, उससे क्या होता है वो हम देखते हैं फ्रेंड्स।
अभी यहाँ पे देखिए कि ये सेंसेक्स करके जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, उसमें मैंने ये जो ग्राफ देखा कि भाई पिछले 40 साल 1980, 42 ईयर्स, मार्च 1980 से लेके मार्च 2022 तक का जो ग्राफ है, उसमें मार्केट ने, जो सेंसेक्स है, उसने अलग अलग टाइम पीरियड को हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग एक साल के अंदर वो ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन मैं अगर 40 साल तक इन्वेस्टेड रहता हूँ तो मुझे मार्केट ने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15.6% का रिटर्न दिया है, मतलब कि अबाउट मुझे 16% का एनुअल रिटर्न। जैसे हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल मुझे 7% का रिटर्न मिलता है, 8% का रिटर्न मिलता है, 6% का मिलता है। सेम उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे मार्केट ने 15% प्लस से रिटर्न दिया है। ये हिस्टोरिकल डेटा है, बराबर फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने दूसरा एक डेटा निकाला है कि गोल्ड का। तो गोल्ड में जो, अगर 40 साल, पिछले 40 साल का अगर गोल्ड का प्राइस मूवमेंट हम देखते हैं तो मुझे 8.85% का रिटर्न दिया है। अगर मैं बैंक की एफडी में मुझे 40 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने फिर हर साल या हर 5 साल में मैंने उसको रिन्यू करता गया, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, तो मेरा 8.08% का रिटर्न मुझे मिला, बराबर। और मैंने एवरेज इन्फ्लेशन देखा कि पिछले 40-42 साल में इन्फ्लेशन का क्या नंबर हुआ। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का दर, बराबर फ्रेंड्स, कि आज जो दूध दूध का रेट है वो अभी जितना है तो अगले साल कितना बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो अबाउट 7.63% मिला है। ये गवर्नमेंट का डेटा है फ्रेंड्स, कि गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर करते हैं हर साल नंबर, उसका डेटा है। तो ये अगर हम देखते हैं तो बैंक एफडी ने 8% का रिटर्न दिया है, गोल्ड ने अबाउट 8.85% का रिटर्न दिया है, जो सेंसेक्स है उसने मुझे 15.68% का रिटर्न दिया है, और इन्फ्लेशन ने मुझे 7.63% का रिटर्न दिया है। इसका क्या मतलब है, ये हमको ये दिखाता है कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा होगा। मुझे इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है, इन्फ्लेशन को अगर मुझे मात देनी है, तो मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। अगर हम दूसरे जो एसेट क्लासेस है, लाइक गोल्ड है या एफडी है, बराबर, तो उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ये इन्फ्लेशन को बीट कर नहीं रहा है। मुझे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी जैसी एसेट क्लास, जो जिसको ग्रोथ एसेट क्लास बोलते हैं, ग्रोथ एसेट्स बोलते हैं, उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ही मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूंगा, बराबर फ्रेंड्स। तो ये हो गया कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। ये आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके, इक्विटी में इन्वेस्ट करके क्या फायदा होगा, ये आप समझ सकते हैं इधर। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि 40 साल तक अगर मैं ये करता हूँ, इन्वेस्टमेंट मैंने किया, तो अलग अलग साल में मुझे अलग अलग ग्रोथ मिलेगा। तो ये कैसे डिफाइन होगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पे मैंने एक ऐसा डेटा हमको मिला है कि पिछले 40 साल में हर 10 साल का डेटा हमने देखा कि ये 1981 से लेके 1990 का बार है, ये जो है फिगर, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये रियल जीडीपी ग्रोथ है, बराबर। ये जो जीडीपी हमने देखा था कि पिछले ग्राफ, पिछली स्लाइड में, कि जीडीपी होती है, तो जीडीपी का ग्रोथ 5.6% से ग्रो हुआ पिछले 10 साल में। मतलब कि 1981 से लेके 1990, उसके बाद यहाँ पे 1991 से 2000 का ग्राफ है, यहाँ पे 2001 से 2010 का ग्राफ है, और यहाँ पे 2011 से लेके 2020 का ग्राफ है, 20 का ग्राफ है। सेम इसी तरह से ये इन्फ्लेशन के नंबर्स है, बराबर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 8.6% था, फिर 9.1, फिर 6.4 और 6.3। अगर ये दोनों नंबर को हम प्लस कर देते हैं तो ऊपर ये आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, 14, 14.7, 13.9 और 11.6%। तो ये जो दोनों को हम अगर मिलाते हैं, जो रियल जीडीपी नंबर प्लस इन्फ्लेशन, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इकोनॉमी की भाषा में उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जो ग्रोथ है जीडीपी का, वो 11.6% रहा पिछले 10 साल में। उसके अगले 10 साल में ये अबाउट 14% रहा, उसके अगले 10 साल ये अबाउट 15% रहा, और उसके अगले 10 साल में अबाउट 14% रहा। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1981 से 90 के दौरान इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसका एसेसिनेशन हुआ, फिर राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट बनी, फिर आईटी इंडस्ट्री का जन्म हुआ, फिर बीजेपी
इंडियन पॉलिटिक्स में बीजेपी का राइज हुआ 1981 के बाद। फिर टीवी और मारुति कार आई मार्केट में। तो ये सब मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स हुए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, उसके बावजूद ये हमने 14% से ग्रो किया। उसके बाद के जो दशक थी उसमें ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हुआ, गल्फ वॉर हुआ, मतलब कि इराक और कुवैत के बीच में मेजर वॉर हुआ था, जिसके कारण ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आई थी। फिर 1991 के दौरान बीओपी क्राइसिस जिसको बोलते हैं, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करके क्राइसिस आई थी इंडिया में। उसमें क्या होता है कि जो अभी हम श्रीलंका में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं कि डेट डेट बहुत बढ़ गया, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं होते। फिर जो उसने बोरोइंग किया है उसके इंटरेस्ट देने के लिए भी पेमेंट पैसे नहीं होते। तो इसको बोलते हैं बीओपी क्राइसिस बोलते हैं। और ये इंडिया में जब हुआ था तो हमने रिफॉर्म्स करके हमारी जो इकोनॉमी थी उसको ओपन किया, बराबर 1991 से लेके हमने वो इकोनॉमी को ओपन किया। मतलब कि 1947 से लेके 1990 तक हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, कोई बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। फिर एशियन क्राइसिस आया, फिर फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट आई और उसी के बाद कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ। देन ग्रोथ ऑफ आईटी, सैटेलाइट टीवी, मोबाइल फोन्स का जमाना आया। तो ये 1991 से 2000 के बीच हुआ। फिर 2001 से 2010 के बीच गोधरा के बाद गुजरात में जो पोस्ट गोधरा वायलेंस हुए थे। फिर 9/11 हुआ यूएस में, डॉट कॉम बबल हुआ। देन इंडियन जेनरिक कंपनीज, फ्रेंड्स, जो फार्मा की जो जेनरिक कंपनीज है उसका ग्रोथ इसी दशक में हुआ 2001 से 2010 के बीच। फिर 10 साल तक कांग्रेस का, यूपीए गवर्नमेंट का शासन आया। देन लेमन क्राइसिस करके एक बहुत मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 में यूएस में। तो ये भी 2001 से 2010 के बीच हुआ। उस टाइम पे क्वांटिटेटिव ईजिंग करके वहाँ का जो फेड है, जैसे यहाँ पे आरबीआई है, जैसे वहाँ यूएस में फेडरल रिजर्व करके रहता है, तो उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया था, बराबर। तो उसके बाद के दशक में क्या हुआ, तो 2011 से 2020 के बीच कॉल स्कीम हुआ, 2G स्कीम हुआ। देन क्यूई टेपरिंग, मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग जो किया था उसको हमने टेपर किया यूएस फेड ने। बाद में हाई सीएडी, हाई इन्फ्लेशन हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट विथ फुल मेजोरिटी 2014 में फर्स्ट टाइम फुल मेजोरिटी से बीजेपी की गवर्नमेंट्स आई। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, मेक इन इंडिया कैंपेन चला। देन क्रूड ऑयल में क्राइसिस आई, करेंसी में क्राइसिस आई। देन रेट हाइक बाई फेड हुआ। देन कोविड-19 पेंडेमिक हुआ ग्लोबल, ये सब इवेंट्स हुए। तो ये पिछले 10 साल में ये सब इवेंट्स हुआ। इससे हमें क्या देखना है फ्रेंड्स, कि ये सब मेजर इकोनॉमिक पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, बावजूद ये जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो 12%, 14%, 15% से ग्रो हो रही, बराबर। तो अभी यहाँ से जो 2021 के बाद अभी ये जो दशक चालू हुआ है उसमें अभी आगे जाके मार्केट कैसे ग्रोथ करता है, बराबर। उस टाइम पे हमारा जो जीडीपी है वो कैसे ग्रो करता है, इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या रहते हैं, उसके बेस पे हमारा स्टॉक मार्केट है वो ग्रो होने वाला है। तो आप और हम, हमारा अभी जो प्रोजेक्शन है वो ऐसा है कि जो जीडीपी का ग्रोथ है एटलीस्ट 7 to 7.5% से ग्रो करेगी यहाँ से आगे जाके। और इन्फ्लेशन के नंबर है वो आप देख रहे हो कि ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो हमको न्यूज़पेपर में ऐसा आता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट में, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हमें और आपको खुश होने की जरूरत है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इनडायरेक्टली वो जीडीपी के लिए, जीडीपी को ग्रो करने में मदद करता है। और यहाँ पे हमने जैसे देखा कि ये दोनों के नंबर को मिला के जो नंबर मिलता है उतना हमको स्टॉक मार्केट अप्रोक्सीमेट रिटर्न देता है, बराबर। तो जैसे अगर हमने देखा कि 14% के आसपास नॉमिनल ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी का, तो स्टॉक मार्केट जो सेंसेक्स है उसने भी 15 से 16% के आसपास रिटर्न दिया है, बराबर। तो यही चीज हमको आगे के 10 साल में भी मिल सकती है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इकोनॉमी अगर 14, 15, 16% से ग्रो होगी तो स्टॉक मार्केट भी उसी ग्रोथ रेट से बढ़ने वाली है, बराबर फ्रेंड्स। तो हमको हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलाइन करना है, स्टॉक मार्केट के तरफ अलाइन करना है, तो ही हमको ये ग्रोथ में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बराबर। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग जिसको हम बोलते हैं उसको जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उसने बोला था कि 8वां वंडर है, जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा क्यों बोला फ्रेंड्स? तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमारे पास है आज
कि जैसे आप ऐसा सोचिए कि यहाँ से मुझे चांद जो है, मून तक मुझे चल के जाना है, और मैं एक स्टेप, एक दिन में फर्स्ट डे होगा तब मैं एक स्टेप लूंगा और हर दिन में डबल करूंगा वो स्टेप को। मतलब कि आज मैंने जितने स्टेप लिए उससे मैंने डबल स्टेप लिए, कल फिर उसके दूसरे दिन फिर मैंने डबल स्टेप लिए। तो आपको क्या लगता है कि कितने साल में या कितने डेकेड में मैं मून तक पहुंच सकता हूँ चल के? मुझे चल के जाना है, यहाँ से पृथ्वी से मुझे चल के जाना है चांद तक, तो मैं कितने टाइम में पहुंच जाऊंगा? बराबर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विद इन 31 डेज फ्रेंड्स, 2 साल या 20 साल या 40 साल या 10 साल में नहीं, ओनली 31 डेज में हम 6.5 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रेंड्स। अगर मैंने आज चालू किया और मैं हर दिन डबल कर रहा हूँ मेरे स्टेप, आज मैंने 2 स्टेप चले, फिर 4 चले, फिर उसको मैंने डबल किया, तो मैं 31 डेज में मेरा ये डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ और मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। इसी चीज को अगर मैंने 15 दिन से सिर्फ डिले किया, मैंने आज 2 स्टेप ले लिए लेकिन मैं 15 दिन के बाद दूसरे स्टेप लूंगा, तो मैं इतने टाइम पीरियड में सिर्फ 10 किलोमीटर ही कवर कर पाऊंगा। तो ये कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया, मेरा एसआईपी आज चालू है, मैंने 2 महीने बंद कर दिया, 3 महीने बंद कर दिया, तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि तो मुझे वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। बराबर। तो वो जो कंसिस्टेंसी मुझे नहीं मिलने वाली है, उससे मेरा जो इन्वेस्टमेंट का गोल है वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट मुझे नहीं मिलेगा और मेरा इन्वेस्टमेंट का गोल दूर हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये हमारे इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल से देखते हैं कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमको कैसे मिलता है। कि जैसे ये ग्राफ है, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 25,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैं सपोज 30 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अलग अलग 3 एसेट क्लास पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पे ये जो ग्रे कलर की लाइन है, जो यहाँ पे ग्रे कलर की लाइन है, वो 6% के ग्रोथ से अगर मुझे पैसा, मेरा जो एसेट क्लास है वो मुझे ग्रो करके देता है, तो मेरा पैसा 21 लाख बनता है। अगर मुझे कोई एसेट क्लास है वो 9% से ग्रो करके देती है, तो मेरा पैसा बनता है वो 37 लैक्स बनता है। और अगर कोई एसेट क्लास है वो मुझे 12% का रिटर्न देती है, 12% एनुअल रिटर्न पे मुझे ग्रोथ मिलता है, और मैं 30 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मुझे 67 लाख मिलता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये दो जो एसेट क्लास है, 9% और 12% वाला, उसके बीच डिफरेंस सिर्फ 3% का है, ओनली 3% का डिफरेंस है ये दोनों एसेट क्लास में। लेकिन लॉन्ग टर्म पे मुझे ये यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है ये बहुत बड़ा है। ये डिफरेंस जो है यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे मुझे 37 लाख का गेन होगा और यहाँ पे मुझे 67 लाख का गेन्स होगा फ्रेंड्स। तो ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, ये जैसे जैसे मैं लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट अगर मेरा रखता हूँ, होल्डिंग रखता हूँ, तो उससे क्या होता है कि उससे मेरा जो गेन मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, जो मैं सोच भी नहीं सकता। बराबर फ्रेंड्स। अभी दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज मैं 1,000 रुपए की एसआईपी करता हूँ, हर महीने मेरा इन्वेस्टमेंट होता है 1,000 रुपए का, और मुझे जो इन्वेस्टमेंट मैं जहाँ पे करता हूँ मुझे वहाँ पे 12% का ग्रोथ सपोज मिलता है, 12% का मुझे एवरेज रिटर्न मुझे अगर मिलता है, तो 3 साल तक मैंने इन्वेस्टमेंट किया और 36,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 3 साल में, 1,000 हर महीने। और 3 साल के बाद उसकी वैल्यू जो बनी उसमें मेरा एप्रिसिएशन अबाउट 7,500 रुपये ही हुई। अभी यही चीज मैं 20 साल तक अगर कंटिन्यू रखता हूँ, तो 2,40,000 का मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसके सामने मेरा जो अबाउट 10 लाख का मेरा वैल्यूएशन होगा, और 7.5 लाख रुपए के करीब मुझे गेन मिलेगा, 7,60,000 के आसपास मुझे गेन मिलेगा। अभी यही चीज मैं सिर्फ 5 साल और कंटिन्यू करता हूँ, मैंने 20 साल तक किया तो मुझे 10 लाख मिले, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था उसके उसके सामने। और यहाँ पे मैंने 25 साल तक अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो 3 लाख का मेरा यहाँ पे मेरा जो वैल्यू, मेरा जो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो सिर्फ 60,000 बढ़ाया है मैंने। 5 साल में मैंने 60,000 सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। लेकिन मेरा जो एप्रिसिएशन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये 7.5 लाख के करीब था, उसके बदले मुझे जो एप्रिसिएशन मिल रहा है वो 16 लाख मिल रहा है। मतलब कि मैंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 60,000 बढ़ाया है, हर महीने 1,000 की एसआईपी, और 5 साल ही मैंने कंटिन्यू किया है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे 7.5 लाख रुपए का गेन मुझे मिल रहा था, इंस्टेड ऑफ डेट आई एम गेटिंग 16 लाख का गेन, आई गेट, मुझे 16 लाख का गेन मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राफ में कि ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर का जो बार दिख रहा है वो मेरा एप्रिसिएशन,
जो ये ब्लू कलर का है वो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। यहाँ पे 25 साल और 20 साल के बीच ब्लू ब्लू जो कलर है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो रेड कलर है जो मेरा एप्रिसिएशन है वो कितना बड़ा है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको कंपाउंडिंग की इफेक्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ से ये आपने जो स्टार्टिंग में भी जो 1,000 रुपये डाले थे वो ग्रो करके 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 यहाँ तक आपको ये ग्रोथ मिलेगा। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का गोल है वो जितना दूर होगा, मतलब कि आप जितना जल्दी चालू करोगे आपका इन्वेस्टमेंट और आप जितने लंबे समय तक उसको होल्ड करके रखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। बराबर फ्रेंड्स। अभी ये मैंने आपको समझाया कि कैसे ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमको इफेक्ट करता है कि जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ ईयर्स आप बढ़ाते जाते हो, आपका होल्डिंग रखते हो, वैसे वैसे आपको उसका फायदा मिलता है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स कि टाइमिंग द मार्केट्स। बराबर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे हैं जो इन्वेस्टर्स है, वो मुझे ऐसा पूछते हैं जब मार्केट ऊपर चली जाती है, जब निफ्टी 18,600 के करीब था, तब वो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा पूछते हैं कि क्या हम अभी हमारा इन्वेस्टमेंट निकाल दे क्या। 18,600 है तो उस टाइम पे हम निकाल देते हैं, और 12,000 जब आएगी, 10,000 जब निफ्टी आएगा, जब मार्केट डाउन जाएगा, क्रेश होगा, उस टाइम पे हम अपना इन्वेस्टमेंट वापस कर देंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो क्या काम कर सकती है फ्रेंड्स, वो हम ये एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि 1990 से लेके 2022 तक का ये चार्ट हमने निकाला है कि 1990 से लेके 2022 मतलब कि पिछले 32 इयर्स का ग्राफ है कि अगर मैं मेरा इन्वेस्टमेंट निकालता नहीं हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैंने उसको वैसे ही रखा, मैंने उसको निकाला नहीं है, तो मार्केट ने मुझे 13.7 मतलब कि अबाउट 14% का रिटर्न दिया है मार्केट ने मुझे। बराबर। अगर वो मार्केट मुझे 14% का रिटर्न दे रही है हर साल पिछले 32 साल में, 1990 से लेके 2022 तक मुझे इतना रिटर्न अगर मुझे मिल रहा है, अभी मैं ऐसा सोचूं कि जब मार्केट ऊपर है तब मैं निकाल दूं, जब नीचे है तब मैं वापस डाल दूंगा पैसा। अगर मैं ऐसा करता हूं और मैंने अगर उसमें जो बेस्ट डे है, मुझे तो पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स कि मार्केट कब नीचे जाने वाला है। मैं काफी बार ये एग्जांपल दे चुका हूँ मेरे फ्रेंड्स को। ये रिलायंस का सपोज स्टॉक है, बराबर। रिलायंस का स्टॉक जो है उसका रेट अभी एक सपोज 2500 रुपये चल रहा है, तो कल जब मार्केट ओपन होगी और मार्केट जब क्लोज होगी, तब वो 2500 का जो स्टॉक है वो 2600 हो जाएगा या 2400 हो जाएगा, वो 3000 हो जाएगा या 2000 हो जाएगा, उसका नॉलेज मुकेश अंबानी जी को भी नहीं रहता है। पता है आपको मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक का रेट मुकेश अंबानी जी को भी नहीं पता रहता है कि अगले वीक में उसका क्या मूवमेंट होगा। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, पता है? क्योंकि जो मुकेश अंबानी जो है वो उसका जो फैमिली वो प्रमोटर फैमिली है, उसके पास टोटल 51% ही स्टॉक है। जितने स्टॉक मार्केट में है उसमें से 51% स्टॉक ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंबानी फैमिली के पास है। बाकी के जो 41% स्टॉक्स है वो मार्केट में फ्री फ्लोट है, फ्री मार्केट में है। वो कोई भी बंदा आके उसको ट्रेडिंग कर सकता है। तो वो जब ट्रेडिंग करेगा सप्लाई और डिमांड के बेस पे उसका प्राइस मूवमेंट होगा। तो मुकेश अंबानी जी को भी नहीं पता रहता है कि मार्केट कब ऊपर होगा, मार्केट कब डाउन होगा। तो उसका जो रिलायंस का स्टॉक है कब किस दिन ऊपर होने वाला है, किस दिन नीचे होने वाला है, इवन ही डजेंट नो। तो मुझे भी नहीं पता होगा कि बेस्ट डे कब होगा, जब मार्केट डाउन होगा तभी बेस्ट डे है, लेकिन वो मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा बेस्ट डे है। तो पिछले 32 साल का हमने अगर डेटा निकाला और हम ऐसा सोचते हैं कि 10 साल 10 दिन मैंने अगर मिस कर दिया जो बेस्ट डे थे, और बाकी 32 साल में से 10 दिन सिर्फ, ओनली 10 डेज फ्रेंड्स। बराबर। तो मार्केट मुझे सिर्फ 10% रिटर्न देगा। जो यहाँ पे 14 अबाउट 14.25% रिटर्न था वो हो जाएगा सिर्फ 10.25%। अगर मैंने 20 दिन मिस कर दिया, ओनली 20 डेज फ्रॉम 32 ईयर्स, 32 साल में से मैंने सिर्फ 20 दिन अगर मिस कर दिया है, तो मुझे मार्केट सिर्फ 8% का रिटर्न देगी। अगर 32 साल में से मैंने सिर्फ 30 डेज मिस कर दिया, मतलब कि एक महीना अगर मैंने मिस कर दिया जो बेस्ट थे इन्वेस्टमेंट करने का दिन था, वो मिस कर दिया, तो मार्केट मुझे सिर्फ 6.5% रिटर्न देगी। यहाँ पे ये 14% से कम होके ये सिर्फ 6 साढ़े 6% का रिटर्न हो गया फ्रेंड्स। तो मैंने इतना लॉस किया। अगर मैं मार्केट को टाइम कर रहा हूँ तो मुझे इतना लॉस हो सकता है।
और सेम इसी हिसाब से अगर मैंने 32 साल में से 40 दिन मिस कर दिया, 40 डेज अगर मैंने मिस कर दिया है, तो 4.5% का रिटर्न सिर्फ मुझे मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि मुझे टाइम में नहीं कर सकता हूँ मार्केट को, कि मार्केट में कौन सा बेस्ट डे है, कब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कब निकाल देना है, उस चीज का नॉलेज हमें नहीं रहता है। वो फंड मैनेजर के ऊपर हमको छोड़ देना है कि फंड मैनेजर को वो जब ठीक लगेगा तब वो स्टॉक बाय करेगा और वो सेल कर देगा। इसीलिए ये नॉलेज नहीं होने के कारण ही मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड के थ्रू कोई फंड मैनेजर को मैं मेरे पैसे दे रहा हूँ और वो मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये सब डिसीजन वो लोग ले रहे हैं। बराबर। तो ये सब चीज मैंने आपको समझाया। अभी हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है फ्रेंड्स। बराबर। सॉरी। तो इन्फ्लेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये पिछले 30 साल का ग्राफ है। यहाँ पे अगर 100 रुपए मेरे पास है और पिछले 30 साल में मैंने 100 रुपए की जो वैल्यू है, मेरे 100 रुपीज की जो नोट थी, वो 30 साल के बाद भी 100 रुपीज ही रहने वाली है। लेकिन जैसे हमने अगले ग्राफ में समझा था कि इन्फ्लेशन करके भी कुछ रहता है, तो जो महंगाई का दर है उसके कारण जो 100 रुपीज की जो मेरे पास नोट है, वो 30 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू सिर्फ 11 रुपए रह जाएगी फ्रेंड्स। तो वो वैल्यू सिर्फ 11 रुपए अगर रह जाती है, तो मेरी जो 100 रुपीज का जो मेरा अमाउंट है, उसको मैं सिर्फ 11 रुपए उसकी वैल्यू अगर रहती है, तो उससे क्या होता है उसको मैं लाइव एग्जांपल से समझता हूँ। कि जो मार्केट में चीज अलग अलग अवेलेबल है, जैसे पेट्रोल है, गेहूं है, या तुवेर दाल है, तो उसके रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है इसका, कि जैसे 30 साल के पहले पेट्रोल का प्राइस सपोज 9 रुपीज था, 9 से 10 रुपए था। वो 30 साल के बाद अबाउट 102 रुपए है, 100 प्लस रुपीज है। तो 30 साल में पेट्रोल का जो रेट है वो अबाउट 10 गुना बढ़ा है। जो वीट है, जो गेहूं का पर केजी रेट था 1990 मतलब 1990 में अबाउट 2 रुपए था, वो अभी 27 रुपीज है। तो मोर देन 10 टाइम्स वो बढ़ गया है, 10 गुना से भी ज्यादा वो ग्रोथ हुआ है। तुवेर दाल है, उसमें भी 1990 में उसका रेट था 8 रुपए था, जो अभी 107 रुपए है। जो 10 गुना से भी ज्यादा उसमें ग्रोथ हुआ है। बराबर। तो उससे क्या होता है कि ये जो ग्रोथ हुआ, जो अलग अलग चीज का ग्रोथ हुआ है, उससे मेरा जो महीने का जो बिल है वो बढ़ बढ़ जाता है। हर महीने हर साल जो मेरा एक्सपेंसिस है वो बढ़ रहा है। बराबर। इसको मैं दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल का रेट अगर 9.84 है और उसके बाद वो 102 हो गया 2022 में, तो जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन है, वो अबाउट 7% से पिछले 30 साल में वो बढ़ा है। 30-32 साल में 7% से जो चीजों का रेट है वो बढ़ा है। और ये गवर्नमेंट के नंबर से, जो फिजिकल हम सोचे, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो इससे भी ज्यादा ये नंबर निकल के आएंगे। महंगाई का दर इससे भी ज्यादा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। बराबर। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है कि 11 रुपए से अगर 100 रुपए से अगर 11 रुपए उसकी वैल्यू होती है मनी की, तो आपका जो परचेसिंग पावर है वो कम होता है। तो इन्वेस्टिंग जो हम करते हैं, वो अगर हम इक्विटी जैसी ग्रोथ एसेट्स में करते हैं, तो इन्फ्लेशन को हम बीट कर सकते हैं। जो मैंने पिछले ग्राफ में भी आपको समझाया था कि इन्फ्लेशन को अगर मुझे बीट करना है, तो मुझे इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कि जो मुझे ज्यादा रिटर्न दे, पॉजिटिव रियल रिटर्न मुझे ज्यादा देगा। बराबर। तो ये हो गया मेरा इन्फ्लेशन। अभी दूसरे एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे फिक्स डिपॉजिट से फ्रेंड्स, जैसे हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे पास अगर रुपए है जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए है, फिर भी मैंने उसको एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे क्या होता है। जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स डिपॉजिट में और मुझे 7.5% का रिटर्न मिल रहा है। बराबर। तो रियल रिटर्न मुझे कितना मिला, सपोज यहाँ पे मुझे 7.5% का मुझे रिटर्न मिला है। और ऐसा मान लीजिए कि पिछले 1 साल में अगर इन्फ्लेशन का नंबर हम देखें, तो अबाउट 4.5%, 5% के आसपास था।
तो इसको आप इसमें से माइनस कर देंगे तो अबाउट आपको 2-2.5% का रिटर्न आपको मिलेगा आपकी एफडी के ऊपर। और अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है, अबाउट 30% टैक्स ब्रैकेट में अगर आप फॉल होते हैं, तो ये 7.5% में से आपको टैक्स की जो टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जो आपको गेन हो रहा है एफडी की, एफडी के इंटरेस्ट का आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो रियल रिटर्न होगा वो अबाउट 1% से भी कम होगा। बराबर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि मुझे 7.5% का रिटर्न मिल गया, चलो अच्छा है, लेकिन ये सब आप जब निकाल के देखते हो, इन्फ्लेशन जो टैक्स है उसको आप माइनस करके देखते हो, तो रियल रिटर्न जो होता है वो बहुत ही कम होता है। बराबर। तो इसको भी हमको ध्यान में देना है। अभी मैं एक दो एग्जांपल आपको समझाता हूँ इधर, कि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट ईयर से इन्वेस्टमेंट चालू करने की सोच रहा हूँ। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जिसको हम अगर कीप कर सकते हैं, अगर उसको कंट्रोल कर सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे पैसे है वो बचा के सेविंग करके उसको वो पैसे को हम इन्वेस्ट करें। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि जैसे सिगरेट, बहुत सारे लोग सिगरेट सपोज पीते हैं, तो सिगरेट एक सिगरेट होती है वो 15 रुपए की आती है। बराबर। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कोई बंदा है वो रोज एक सिगरेट पीता है, तो हर महीने अगर एक सिगरेट का पैसे हमने बचाया, हर हर दिन हमने एक सिगरेट का पैसा हम बचा रहे हैं, तो साल में हमारा अबाउट 5,500 रुपए का सेविंग होगा। उसको मैंने इन्वेस्टमेंट किया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 5,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने किया, और 12% के ग्रोथ से अगर मैं देखूँ तो 35 ईयर्स में ये मेरा अमाउंट हो जाएगा अबाउट 26 लाख। तो कल जाके अगर हम सिगरेट पी रहे हैं, कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, तो 5,500 हर साल हम बचा के 35 ईयर्स में मुझे अबाउट 26 लाख रुपीज में बना सकता हूँ उस वो पैसे को इन्वेस्ट करके। सेम चीज यहाँ पे बियर का एग्जांपल है। आप ऐसा सोच लो कि ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं, सपोज एक वीक में एक बार हम बाहर का कोई खाना, बाहर का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अबाउट 200 रुपये पर फैमिली कॉस्ट आ जाती है। उसको अगर मैं अगर वीक में 2-3 बार ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो एक एक बार स्किप कर लो आप, और एक बार आप बाहर खा रहे बाहर ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ठीक है। एक बार अगर हम उसको स्किप करके देखते हैं तो साल का मैं 10,000 रुपये बचा सकता हूँ। और उसको मैंने हर साल ऐसे 35 ईयर्स तक अगर इन्वेस्ट किया, तो अबाउट 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज तक का वो वैल्यू बन सकता है। सेम चीज अगर फ्रेंड्स मैं मूवी देखने जाता हूँ, डिनर करने जाता हूँ, मूवी या तो डिनर करने जाता हूँ बाहर, तो अबाउट 1,500 रुपये का हर बार खर्च होता है। अगर वो एक बार मैं स्किप करूँ, हर महीने एवरी मंथ मुझे एक बार अगर मैं स्किप कर सकता हूँ, तो मेरा हर साल में 18,000 रुपये बचा सकता हूँ, तो हर महीने मेरा 1,500 रुपये बचता है। अगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट करता हूँ फ्रेंड्स, और मुझे 12% का रिटर्न मिलता है 35 ईयर्स में, ईयर ऑन ईयर, तो मुझे अबाउट 87 लाख रुपीज का गेन होता है 35 साल के बाद। तो दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, ये बहुत बड़ी अमाउंट बन सकती है फ्रेंड्स। अगर मैं जुडिशियसली मेरे जो सेविंग है उसको सेव, पैसे है उसको सेव करके उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा अमाउंट बना सकता हूँ। बराबर फ्रेंड्स। अभी एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि टॉपअप एसआईपी करके एक कंसेप्ट होता है। एसआईपी टॉपअप वो क्या होता है कि मैंने सपोज 10,000 रुपये हर महीने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और 12% का मुझे रिटर्न मिल रहा है 30 साल तक। सपोज मैंने 30 साल तक इन्वेस्टमेंट चालू रखा है, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 36 लाख का, और 30 साल के बाद मुझे अबाउट 3.5 करोड़ रुपीज का गेन होगा। 3.5 करोड़ रुपीज का मेरा वैल्यू होगा मेरे इन्वेस्टमेंट का। अभी यही चीज मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर साल मेरी जो इनकम लेवल जैसे जैसे बढ़ता है, एवरेज जो इंडिया में इनकम लेवल है वो 10% से बढ़ता है फ्रेंड्स। हर साल मेरा 10% से इनकम लेवल बढ़ता है। तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं 10% से मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा सकता हूँ हर महीने। अगर मैं हर महीने 10,000 की जगह 10% से बढ़ा रहा हूँ, हर महीने का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, और हर साल 10% से अगर बढ़ा सकता हूँ, तो 30 साल के बाद मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो अबाउट 2 करोड़ का होगा, और उसके सामने मेरी जो वैल्यू है वो अबाउट 9 करोड़ रुपीज, 8.83 करोड़ रुपीज हो सकती है फ्रेंड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मेरी एसआईपी में सिर्फ 10% का हर साल में अगर बढ़ाता हूँ, तो मेरा जो कॉर्पस है आफ्टर 30 ईयर्स वो 150% से बढ़ सकता है। यहाँ पे जो 3.5 करोड़ था उसके बदले यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ गया। बराबर। तो यहाँ पे ये मुझे बेनिफिट हो सकता है ये टॉपअप एसआईपी करके। बराबर फ्रेंड्स। ये कॉस्ट ऑफ डिले करके है, तो कॉस्ट ऑफ डिले में भी
वही रहता है कि अगर कोई बंदा है वो 25 ईयर्स का सपोज है और उसने नया नया उसका जॉब लगा है और वो 10 साल का एसआईपी चालू कर रहा है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो 12% का उसको रिटर्न मिलता है। और वो 30 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट उसने चालू रखा, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 36 लाख रुपीज हुआ और उसको 3.5 करोड़ का गेन हुआ। अभी कोई बंदा है वो 10 साल के बाद इन्वेस्टमेंट चालू करता है कि उसका 35 साल हुआ उसके बाद उसने चालू किया, उसने भी सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया 36 लाख का, उसके लिए उसने 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट किया, उसको भी सेम रिटर्न मिला 12% का। लेकिन यहाँ पे ये जो 3.5 करोड़ मिस्टर ए को मिले थे, लेकिन मिस्टर बी जो है उसको सिर्फ 1.5 करोड़ मिलेगा फ्रेंड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने 10 साल डिले किया है। मेरा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, आज मैं अगर 25 साल का हूँ, मैं आज इन्वेस्टमेंट चालू नहीं कर रहा हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि 35 ईयर्स 5-10 साल के बाद में करता हूँ, उससे क्या इम्पेक्ट आएगी फ्रेंड्स, कि अगर मैंने 10 साल डिले कर दिया है तो मेरा जो कॉर्पस है वो 2 करोड़ कम हो जाएगा आफ्टर 30 ईयर्स और 25 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ डिले। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स कि होम लोन अगर मेरी चल रही है तो उसको मैं कैसे फ्री बना सकता हूँ। बराबर, अगर आपकी होम लोन चल रही है या आप सोच रहे हो कि आपको होम लोन लेनी है, तो उसको कैसे हम फ्री बना सकते हैं, इसको हम देखते हैं कि आपका जो ईएमआई का अमाउंट है उसमें से आप 15% से लेकर 25% का अमाउंट आप ऐसा सोचिए कि अभी सपोज आपका लोन है 30 लाख रुपीज का है, 30 लाख का आपका लोन अमाउंट है और 25 साल का आपका टेन्योर है, आपका लोन है वो 25 साल तक चलने वाली है, जिसका ईएमआई बैठेगा अबाउट 21,000 रुपीज और 60% का हमने एनुअल इंटरेस्ट एज्यूम किया है कि आपकी लोन जो है वो 60% पे चल रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये 21,000 की जो आपकी ईएमआई है उसके बदले आप ऐसा समझ लो कि 2500 या 3,000 रुपये ज्यादा आप पे कर रहे हो बैंक को, और ये जो अमाउंट हम ज्यादा यहाँ पे ले रहे हैं उसको 25 साल तक हमने इन्वेस्ट कर दिया और अगर अब मुझे 12% का रिटर्न मिलता है तो 32 लाख रुपीज का आपको गेन होगा। आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यू विल गेट 32 लैक्स। इट इज एज गुड एज यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे वो आपको यहाँ पे ये रिकवर कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे जो आपका जो यहाँ पे जो ईएमआई का अमाउंट था उसका मैंने 15% लिया है यहाँ पे, और मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट में बियर कर रहा हूँ, जो इंटरेस्ट कॉस्ट में पेमेंट करने वाला बैंक को उसको मैंने रिकवर कर लिया फ्रेंड्स। तो ऐसे में आप मेरी होम लोन है उसको मैं फ्री बना सकता हूँ। अभी फ्रेंड्स हम ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अभी हम करंट मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर बात कर सकते हैं कि होम लोन, अगर होम लोन के बारे में हमने यहाँ पे बात किया। अभी ये मेरा जो करंट मार्केट है, अभी हम सोचते हैं कि यार मार्केट तो बहुत हाई पे चल रहा है, मार्केट बहुत बढ़ गया है, अभी ये वापस 10,000 पे आएगा, वापस 12,000 पे आएगा, तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अभी तो बहुत बढ़ गया है, मैं और वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम 2-3 ग्राफ से देखते हैं फ्रेंड्स कि करंट वैल्यू ऑफ मार्केट्स जो है वो हमको लग रहा है कि हिस्टोरिकल एवरेज पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है वो मार्केट कैप टू जीडीपी, मतलब कि जितनी जीडीपी है इसके अगेंस्ट में जो मार्केट कैप है उसका ये ग्राफ है। ये 2012 से लेके 2022 तक का ग्राफ है फ्रेंड्स, मतलब कि पिछले 10-11 साल का हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्राफ है। और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये अमेरिका का है, यूएस इकोनॉमी का है। और ये नीचे वाला जो ग्राफ है फ्रेंड्स ये इंडियन जीडीपी है, इंडियन इकोनॉमी का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यूएस का मार्केट है वो इतना करेक्ट होने के बाद भी 167% है, मतलब कि वहाँ की जो जीडीपी है उसका 167% उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप है। जबकि ये जो इंडिया का जो मार्केट है वो अभी 97% है। तो जब मार्केट की ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तब ये नंबर्स बहुत बढ़ता है फ्रेंड्स। जब ग्रोथ में जब मार्केट रहती है तो ये नंबर बहुत बढ़ सकता है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब कि हमारा जो निफ्टी है, जीडीपी अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि जीडीपी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो यहाँ से बहुत बढ़ सकता है। दूसरा एक ग्राफ हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। ये जो ब्लू लाइन है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है निफ्टी का, निफ्टी इंडेक्स का, जो अभी अबाउट 19 पे है,
19 से 20 के करीब है। और जो प्राइस टू बुक रेशियो है, ये जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो अभी 3 पे है। और यह जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे, जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वो हिस्टोरिकल एवरेज है। ये 2005 से लेके 2022 तक का ग्राफ है फ्रेंड्स। मतलब कि पिछले 17 सालों का, 16-17 साल का ग्राफ है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्राफ निकाला गया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हिस्टोरिकल एवरेज है उसके करीब ही चल रहा है। मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया है। ये जो करंट वैल्यू है, दिस इज रीजनेबल वैल्यू, बराबर। और अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ पे बात कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट 10 से 15 मिनट हम ऐसी बहुत ही डेटा के बेस पे बात करेंगे कि अगर यहाँ से मार्केट नेक्स्ट कहाँ पे जा सकती है और कौन सा सेक्टर है। अगर मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो चार्ट है, ये जो आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, ये निफ्टी 50 का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, उसमें 50 कंपनीज के स्टॉक्स है, बराबर। तो इसमें अलग अलग 10 से 12 सेक्टर आते हैं, बराबर। टोटल मेजर 12 सेक्टर है, 12 सेक्टर्स है। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल हो गया, एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, हेल्थ केयर, ऐसे अलग अलग सेक्टर है। अभी यहाँ पे आप देखोगे ना फ्रेंड्स, तो ये ऊपर के जो 3 सेक्टर है, फर्स्ट 3 जो सेक्टर्स है, उसका जो वेट है, जो वेटेज है निफ्टी 50 में, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है। 66% वेटेज है, बराबर। अभी फॉलोड बाय 14% जो है ऑटो और एफएमसीजी जो सेक्टर है, उसका अबाउट 14% है। मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर के जो 5 सेक्टर है, उसमें जो 80% ऑफ द इंडेक्स आ गया। मतलब कि 80% ऑफ निफ्टी 50। मतलब कि अगर हम ऐसा सोचे कि निफ्टी का रेट है वो अगर 10,000 रुपये अगर निफ्टी चल रहा है, तो उसमें से 8,000 जो निफ्टी है, 10,000 में से 8,000 सिर्फ ये ऊपर के 5 सेक्टर में ही, बराबर। तो अगर निफ्टी 50 हम ऐसा बोलते हैं कि अभी रिजनेबल वैल्यूएशन पे, और यहाँ यहाँ से आगे के 10 साल में बहुत बढ़िया ग्रोथ हमको दिख सकता है, तो ये जो 5 सेक्टर है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ही निफ्टी 50 ज्यादा हमको ग्रोथ देगा, बराबर। और ये जो डेटा है वो मई 2022 तक के है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये अभी निफ्टी 50 में कौन, ये हमने देखा कि 5 सेक्टर है वही मेन हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। ये 5 सेक्टर जो है, सपोज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अगर हम देखते हैं, तो उसमें भी एचडीएफसी, जो 5 जो 4 मेन बैंक है, उसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है और कोटक बैंक है, बराबर। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, हमको जो मार्केट को ट्रैक करे उसको पता होगा ये दोनों मर्ज होने वाली है। उसके अप्रूवल अभी आरबीआई का भी आ गया है। तो ये दोनों अगर मर्ज हो जाएगी तो ये अबाउट 14% वेटेज सिर्फ ये एक एचडीएफसी बैंक का हो जाएगा निफ्टी 50 में। जैसे अभी रिलायंस है, रिलायंस का जो वेटेज है वो 12.5% का है फ्रेंड्स। मतलब कि सिर्फ एक स्टॉक 12.5% का है। और ये इन्फोसिस, टीसीएस, आप अगर इधर देख सकते हो, इन्फोसिस का जो वेटेज है वो 7.5% का है। टीसीएस का अबाउट 5% का वेटेज है। निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये आईटीसी एचयूएल का है, बराबर फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे अगर ग्रोथ होगा, तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स या कौन सा सेक्टर हमें आगे जाके ग्रोथ दे सकता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जैसे ये टॉप 5 जो है, ये निफ्टी 50 के में जो टॉप 5 है उसमें 41% का वेटेज सिर्फ ये ऊपर के 5 स्टॉक का है। टॉप 10 जो स्टॉक्स है उसका 60% अबाउट निफ्टी जो है वो टॉप 10 स्टॉक से बना है। और निफ्टी 50 में जो 77% वेटेज है, ये टॉप 20 में से बना है, बराबर फ्रेंड्स। अभी व्हाट कैन मूव निफ्टी, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से निफ्टी बहुत बढ़िया हमको ग्रोथ देगा, तो क्या चीज ऐसी है कि जो यहाँ से ग्रोथ देगी। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंकिंग जो सेक्टर है उसका हाईएस्ट है 25% करके, वो हाईएस्ट एलोकेशन, हाईएस्ट वेटेज है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का है, बराबर। अभी हमको पता है कि पिछले 2-3 साल में आईटी सेक्टर और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों ने ऑलरेडी
बहुत बढ़िया मूवमेंट दे दिया है, वो उसका जो ग्रोथ है वो स्टॉक का वो ऑलरेडी बहुत बढ़िया हो चुका है। तो अभी जो नेक्स्ट टाइम है वो शायद जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंक निफ्टी है बैंकिंग सेक्टर है, उसका शायद आ सकता है उसमें। ऐसा हम क्यों सोच सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है, निफ्टी आईटी इंडेक्स है, वो पिछले 2-3 साल में ऑलरेडी 60 to 65% मूव कर चुका है अपने हाई से, प्री कोविड लेवल से ऑलरेडी मोर देन 60% पे है। रिलायंस इंडस्ट्री प्री कोविड हाई से ऑलरेडी 50% बढ़ चुका है। निफ्टी फार्मा जो इंडेक्स है, मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो 40% से बढ़ गया है। निफ्टी का जो कमोडिटीज है वो 30% से बढ़ गया है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट जो कंपनीज है, वो 20% से बढ़ा है। एफएमसीजी 20% से बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स कि निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी जो है वो दिसंबर 2019 में 32,600 था, और कल का वो वैल्यू अबाउट 35,000 है। तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ है वो 10% से भी बढ़ा नहीं, बराबर। और निफ्टी 50 जो था वो अबाउट 12,000 रुपये था दिसंबर 2019, मतलब कि जब कोरोना का पेंडेमिक चालू हुआ उसके पहले निफ्टी 50 12,200 था। और अभी जो निफ्टी है वो 16,000 है, मतलब कि 12,000 में से वो 16,000 हो गया, मतलब अबाउट 4,000 पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर चला गया है निफ्टी 50। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो उतना बड़ा नहीं है, मतलब कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो अबाउट 12,500 के आसपास ही है, इक्विवेलेंट टू 12,500, बराबर। तो ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आगे बैंक निफ्टी है, फिर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये यहाँ से आगे ज्यादा ग्रोथ हमको दे सकता है। अभी ये हम दो इंटरेस्टिंग ग्राफ चेक करेंगे और उसके बाद हमारा सेशन यहाँ से ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। तो ये आप इधर ग्राफ देखिए फ्रेंड्स कि ये निफ्टी 50 है, ये 2007 से लेके 2014, मतलब कि अबाउट 7 इयर्स में कंप्लीटली फ्लैट रहा, जिगजैग 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 मूवमेंट रहा। 2007 से 2014 में जीरो रिटर्न था। फिर 2014 से 2015 सिर्फ एक साल में उसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। फिर अगले 2-3 साल वापस फ्लैट रहा। फिर 2017 में रिटर्न आया। फिर 2018 से 2020 बाद में ये कोरोना का ये पेंडेमिक आया, तब मार्केट डाउन गया। अभी ये 2020 से 2021 सिर्फ 1 या 1.5 साल में मार्केट, मतलब निफ्टी 50 जो है उसने इतना ग्रोथ किया है, बराबर फ्रेंड्स। और अभी ये वापस यहाँ से थोड़ा झिकझैक झिकझैक मूवमेंट हो रहा है। अभी यही चीज अगर हम निफ्टी जो बैंक निफ्टी है, जो बैंकिंग सेक्टर है, उसका हम अगर निकालें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2010 में, 2010 से 2013, बराबर, 2015 से 2017, फिर 2000, ये 17 से 18 में एक ग्रोथ हमको मिला, 2013 से 2015 में ग्रोथ मिला। अभी ये 2020 के बाद वापस 2022 में ये फ्लैट हो गया है। यहाँ पे ये सब हम देख सकते हैं कि 2020 से 2022 में निफ्टी ने इतना बढ़िया मूवमेंट दिया, इतना बड़ा निफ्टी का जो ग्रोथ है वो इतना बड़ा बढ़िया बढ़िया हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा 2020 से 2022। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट जो ग्रोथ है वो बैंक निफ्टी का हो सकता है। अभी ये जो ग्रोथ है उसको मुझे अगर राइड करना है, अगर मुझे इसमें से फायदा लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे फाइनेंस सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो हर एक ऑलमोस्ट इंडिया में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, सेक्टर म्यूचुअल फंड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एलोकेशन फाइनेंस सेक्टर का रहता है। जो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर है, उसमें मोर देन 30% एलोकेशन रहता है। तो म्यूचुअल फंड्स जिसमें हाईएस्ट एलोकेशन रहता है, अभी हम जो पिछले 6 महीने से जो इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं हमारे इन्वेस्टर फ्रेंड्स को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम बैंक वाले जो म्यूचुअल फंड्स है जिसमें फाइनेंस सेक्टर का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, उसी में हम करवा रहे हैं, क्योंकि आगे के 10 साल 15 साल में वही ग्रोथ हमको ज़्यादा देने वाला है। तो ये हो गया फ्रेंड्स फाइनेंस सेक्टर। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड हम देख रहे हैं कि हमको पता है कि बहुत सारे लोग एफआईआई ने इतना पैसा निकाला, डीआईआई ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बारे में हम सोचते हैं। अभी हम देखिए कि एफआईआई ने टोटल जितना पैसा निकाला है मार्केट में से,
ये वो अबाउट 3.75 लाख करोड़ है, मतलब कि 4.25 करोड़ रुपीस अक्टूबर 2021 से लेके अब तक, मतलब कि पिछले 8-9 महीने में इतने रुपए निकाल दिए हैं, बराबर। और सेबी के अगर हम डेटा निकाले तो अबाउट 2.9 to 3 लाख करोड़ रुपीस निकाल दिए हैं एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में से, बराबर। लेकिन अगर हम देखें तो एफआईआई के पास अभी भी 19 से 20% का शेयर है, मतलब कि अबाउट 40 से 50 लाख करोड़ रुपीस ऑलरेडी अभी एफआईआई के पास है। उसमें से उन्होंने सिर्फ 3 लाख करोड़ ही निकाले, मतलब कि वो लोग पूरे पूरे मार्केट में से बाहर नहीं गए। ये ऐसा जो सेल ऑफ होता है जब एफआईआई पैसे निकालती है, उसके ऊपर बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स रहते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। ये जो सेल ऑफ हुआ है एफआईआई का, उसमें ज्यादातर ग्लोबल फैक्टर काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक कंडीशन बहुत ही अच्छी है, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके कारण एफआईआई पैसे निकाल रहे हैं। ये जो पैसे निकाल रहे हैं वो ग्लोबल फैक्टर के कारण निकल रहे हैं। उसके बारे में हम कभी नेक्स्ट सेमिनार में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम हमारे कंक्लूजन पे आते हैं फ्रेंड्स, कि अगर आप 10 साल या उसके ज़्यादा समय के लिए अगर यहाँ पे आप हो, तो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अभी चालू कर दीजिए, ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चालू है तो आपको आपका एसआईपी का अमाउंट टॉप अप करना चाहिए। और मार्केट यहाँ से आगे जाके बहुत वोलाटाइल रह सकती है, लेकिन उसी से हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा अगर मैं उस टाइम पे मेरा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता हूँ, और मेरा इन्वेस्टमेंट अगर मैं बढ़ा सकता हूँ, तभी मुझे जाके बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिल सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं मेरा सेशन कंप्लीट करता हूँ। और ये हमने 11:05 पे चालू किया था और हमने परफेक्ट 60 मिनट्स पे हमारा सेशन बंद किया है, बराबर। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेशन यहाँ पे मैं ये रिकॉर्डिंग में